हमें हिंदू बनने का और मंदिर में जाकर साफ्ट हिंदुत्व का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आज की है सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, चीता की, भालू की, बंदर की, यहाँ तक कि पेड़ों की गणना कराई जाती है। तो बताइए कि जब हिजड़ों और जानवरों की जनगणना कराई जाती है तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी का स्वागत है सेव राइट्स पर। बीते दिनों एनडीटीवी के एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए को हराएगा पीडीए गठजोड़ क्या है, पीडीए समीकरण क्या है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए एनडीए पर कितना भारी पड़ेगा, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सवालों के साथ सोशल एक्टिविस्ट, कांग्रेस के नेता, सामाजिक न्याय के बेबाक आवाज़ लोटनराम निषाद जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एनडीटीवी के साक्षात्कार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए गठजोड़ एनडीए पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पीडीए गठजोड़ क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, मैं जब यह समाचार सुना तो मुझे खुशी हुई और खुशी के साथ कम से कम महसूस हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। यह जो पीडीए फार्मूला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, और इसी के तो बहुजन की बात किया जाता है, 15 और 85 का जो नारा दिया जाता है, यह पीडीए पर उसी पर आधारित यह पीडीए फार्मूला है। और कुल मिलाकर के जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला दिया है, यह कांग्रेस पार्टी ने 80 के दशक में देवराज अरस जब कांग्रेस के बड़े नेता थे तो उन्होंने कर्नाटक में जो है अहिंदा फार्मूला दिया था। और कर्नाटक का जो अभी विगत विधानसभा का चुनाव हुआ है, अहिंदा फार्मूला पर ही कांग्रेस पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में सफलता हासिल की है। अहिंदा जो है कन्नड़ भाषा का शब्द है, उसका भी अर्थ होता है अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित। और देखिए, जब तक हम अपनी विचारधारा को, हम नारा कोई दे दे, फार्मूला कोई भी ईजाद कर लें, जब तक हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा खुल करके नहीं रहेगी। अब हम सोचें कि भारतीय जनता पार्टी जैसे हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी को हम साफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करके अगर हम उसे हरा दें तो हम तो समझते हैं कि एक मिर्च का लीजिए, जुगनू का लीजिए, उसी के समान यह है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो हमें साफ्ट हिंदुत्व की बजाय हम उग्र सामाजिक न्याय की भावना के आधार पर जो है हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को जोड़ने के साथ साथ जो है सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमें मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठानी होगी। और केवल बंद दरवाजे में नहीं, धरातल पर भी मेरा आंदोलन दिखाई देना चाहिए। आप कर्नाटक चुनाव का अगर कोई भी कार्यक्रम और राहुल गांधी जी की सभा आप देखे होंगे तो बड़े बेबाक तरीके से राहुल गांधी जी को एक ब्राह्मण नेता ने सलाह दिया कि चल करके मंदिर में दर्शन कर लीजिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ललाट पोत करके हमें हिंदू बनने का और मंदिर में जाकर साफ्ट हिंदुत्व का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आज की है सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और जो 50% के आरक्षण की सीलिंग है वह सीलिंग टूट करके 70% तक ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व नगण्य है। उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कभी मान्यवर कांशीराम जी ने भी जाति को तोड़ करके जमात में बदलने के मुद्दे को लेकर के हवाई चप्पल पहनकर साइकिल से गांव-गांव, गली-गली, खेत खलिहानों में घूमे थे। और उसी मुद्दे को जो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात, और हम जैसे लोग वो नारा लगाया करते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने बहुत पहले संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े। संविधान का अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A, जिसमें एक भावना निहित है कि सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और जनसंख्या में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जातिवार जनगणना आवश्यक मुद्दा है।
2010 के में शरद यादव जी सामाजिक न्याय के उनके जैसा बेबाक नेता बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और शरद यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास के विरुद्ध वह सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठाया करते थे। शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी सहित डीएमके के तमाम नेताओं ने यह मांग उठाना शुरू किया संसद में कि जिस तरह SC/ST की जातिवार जनगणना होती है उसी तरह से OBC की भी जनगणना होनी चाहिए। और UPA 2 की सरकार ने जो 2011 का सेंसस हुआ वह सोशियो इको सार्वजनिक नहीं किया जी, सोशियो इको कास्ट सेंसस कराया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2014 के चुनाव में एक नील वर्ण सिंगाल सरीखे नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, और 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जिसका चाल और चरित्र ही जो है जनसंघ के ज़माने से देखिए, चाहे मंडल आंदोलन के दौर को देखिए, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी मंडल विरोधी पार्टी रही है। और जब 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना के आंकड़े घोषित किए गए, सार्वजनिक किए गए, तो SC/ST की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दी गई, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दी गई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर जानवरों की, कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, चीता की, भालू की, बंदर की, यहाँ तक कि पेड़ों की गणना कराई जाती है। तो बताइए कि जब हिजड़ों और जानवरों की जनगणना कराई जाती है तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? और जनगणना का विरोध न तो मुसलमान करता है, न तो SC और ST करता है। सवर्ण वर्ग में भी तमाम जातियां हैं जो चाहती हैं कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक जाति केवल है जो जनगणना कराने में बाधाएं उत्पन्न करती है। कौन लोग हैं? देखिए, अभी तक आप देख लीजिए कि आप जो बिहार में जातिवार जनगणना चल रही थी, तो हाई कोर्ट में जो 6 याचिकाएं दाखिल की गई संस्थाओं की तरफ से, और व्यक्तिगत तौर पर तो वह लोग किसी न किसी रूप में परशुराम वंशज थे, और वही लोग जनगणना के आंकड़े को दबाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कर्नाटक का जब मंत्रिमंडल गठित हुआ, जब गाय भैंस चराने वाले, भेड़ चराने वाले का बेटा सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री बनते हैं, OBC लिंगायत बिरादरी के DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और जो पहला 10 का कैबिनेट शपथ लिया उसमें जो है कि लिंगायत को, बोक्का लीगा OBC के हैं, SC के, ST के, माइनॉरिटी में मुस्लिम और ईसाई को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो एक बड़े गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी को बुखार आने लगा, पेट में दर्द उठने लगा। वो कहा कि ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी को क्या हो गया है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक जो है कि 10-10 प्रदेशों के 12 दर्जन भर प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति के होते थे। 1/3 से लेकर आधा तक सांसद और विधायक ब्राह्मण जाति के होते थे, लेकिन आज ब्राह्मण समाज की कर्नाटक मंत्रिमंडल में उपेक्षा की गई है। लेकिन राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की परिभाषा को भली बात समझ चुके हैं। 35 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल का वहाँ गठन हुआ है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के, अगर मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति के हैं, और विधानसभा का अध्यक्ष जो है एक मुस्लिम को बनाया गया है। 8 लिंगायत, 6 जो है कि बोक्का लीगा, 6 जो है कि अदर OBC वर्ग के, जैसे मोगाबीरा वहाँ पर हैं, सफा लीगा हैं जिनको मछुआरा कहा जाता है, या कुरबा हैं, कोरचा हैं। इनको 6-7 जो है कि SC के, 3 ST के, और 3 जो है कि मुस्लिम वर्ग के, 1 जैन को बनाया गया, 1 ईसाई को। मंत्रिमंडल बना करके पूरे देश में MK स्टालिन के बाद दूसरा मंत्रिमंडल गठित हुआ है। और यह कांग्रेस पार्टी जब से राहुल जी की सक्रियता हुई है 2015 से, आप देखेंगे कि एक नई कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए कि जो मुलायम सिंह यादव जी नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, वह अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली समाजवादी पार्टी में आकाश पाताल का फर्क आपको दिखाई देगा।
माननीय नेताजी दिखा। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मूल्यों से भटक गई है, आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, गुमराहियत की राजनीति करती है। ये दो धारा की राजनीति करती है, और दो धारा की राजनीति पर चलने वाला व्यक्ति न तो स्वयं। अखिलेश यादव बराबरी के लिए लगातार जातीय जनगणना की मांग तो कर रहे हैं, जातीय जनगणना करें जिस तरह से इनको करना चाहिए था। मैं 6 महीना पहले मैं सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे करके जो है कि जनगणना के मुद्दे पर जो है कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जगह जगह जो है कि धरना प्रदर्शन और सम्मेलन किए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ स्थानों पर किए, कुछ जगह तो हमने भी उनके साथ मंच साझा किया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ हैं, आप बता दीजिए। किसी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी गई। पद से कुछ नहीं होता है, कद कब बढ़ता है, व्यक्ति को काम से बढ़ता है। और जब आदमी को काम करने का अवसर दिया जाता है तब उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसकी विचारधारा जनता तक पहुंचती है। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव आज समाजवादी पार्टी में किया जा रहा है। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम करता है, सामाजिक न्याय की विचारधारा से भटकाने का काम करता है, वह अखिलेश जी के साथ मंच पर बगल में बैठता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रोता दीर्घा में बैठाया जाता है। यह सामाजिक न्याय है। समाजवादी पार्टी को अभी बड़े सुधार करने की जरूरत है और राहुल जी से सीखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राहुल गांधी से सीखें, एमके स्टालिन से सीखें। स्टालिन जी के मंत्रिमंडल में 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एक भी परशुराम वंशी नहीं है। और डंके की चोट पर आप देख लो कि नीट में जो सफलता मिली, हमारा ओबीसी का कोटा मिला, उसमें क्या अखिलेश यादव जी की देन है क्या? स्टालिन जी ने सड़क से लेकर संसद तक उस लड़ाई को लड़ा, न्यायपालिका तक लड़ करके 27% हम लोगों को कोटा दिलाए। आज मठ और मंदिरों में ओबीसी SC ST को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी तमिलनाडु में मिल रही है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व में राजस्थान में चल रही है, वहाँ भी एजेंडा पास कर दिया गया है कि ओबीसी SC ST को हम मठ मंदिरों में जो है पुजारी बनाएंगे, धर्माचार्य बनाएंगे। और कल की सूची भी जारी हो गई है, आप सूची देखे होंगे, मेरे पास सूची मोबाइल में पड़ी हुई है। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर अगर दिखाई देगा तो जनता गुमराह होगी। और अखिलेश यादव जी अभी जो है कि खुल करके मंडलवाद की, अम्बेडकरवाद की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। हमें बड़ा कल परसों का एक समाचार सुनकर के मुझे बड़ी तकलीफ लगी है। कोई नौजवान 200 किलोमीटर दूर से आता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अगर देता है तो उसको लेने में कोई हर्ज था क्या? हुआ कि अभी समय नहीं है, बाद में कभी आना तो लेंगे ही। कौन सा बोझ दे रहा, पहाड़ दे रहा था क्या? तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर करना है। कार्यालय में अंबेडकर साहब की तस्वीर, प्रतिमा तो लगा ली है अखिलेश जी, लगी, और कितना पापड़ बेला गया है वो तो लौटाराम निषाद जैसा व्यक्ति जानता होगा कि कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं दिखते थे। कभी बीपी मंडल की जयंती समाजवादी पार्टी और कर्पूरी ठाकुर की, ज्योतिबा फूले की, छत्रपति साहू जी महाराज, माता दिन भंगी की, फातिमा शेख की, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं मनाई जाती थी। मैं 2019 में बीपी मंडल जी की जयंती मनाने के लिए बहुत पापड़ बेले और तब जाकर के वहाँ शुरुआत हुई। और मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम हमारे जो महापुरुष हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को उठने का, बैठने का, सम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है, आज हमारे लोग कहीं नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। इन महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान की देन है। और उनको आगे अब एक तरफ हम बताइए कि एक हाथ में भारतीय संविधान ले, दूसरे हाथ में हमारे मनुस्मृति हो, एक हाथ में मंडल कमीशन और दूसरे हाथ में परशुराम का परसा। यह जनता जो है ना सब कुछ जानती है। अब यह दोहरी राजनीति जो है नहीं चलेगी। एज आ कांग्रेस लीडर आप, और क्योंकि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश की धरती ये माना जाता है कि यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है और यहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं। अखिलेश जी ने जो PDA का नारा दिया है वो कितना प्रभावशाली होगा, या जो बीजेपी का एक हिंदुत्व का रथ है वो रोकने में कितना सफल होगा, कितना प्रभावशाली होगा? और एज आ कांग्रेस लीडर लोटनराम निषाद का इस पर क्या दृष्टिकोण है और आपका क्या योगदान होगा? आप इस मोमेंट में साथ देंगे या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हम लोग तो मंडल आंदोलन जब 1990 में चला, उसी आंदोलन की उपज हम लोग हैं।
हम लोग भी क्लास 1 की नहीं तो क्लास 2 की नौकरी कर सकते थे, लेकिन एक अपने अंदर एक सामाजिक बदलाव की स्थिति आई। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो होता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन से जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। जो सत्ता सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन से मिलती है, वही सत्ता जो है कि स्थिर होती है और प्रभावशाली होती है। सत्ता तो तमाम आई गई, बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, माननीय नेताजी 3 बार बने, अखिलेश यादव जी बने, लंबे समय तक बहुजन की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय होते गए, हम कहते बहन जी के कुछ काम बड़े अच्छे लगे हमें कि अगर उन्होंने दलितों को 25,000 तक के ठेका पट्टा और दारू के ठेके देने का जो है कि निर्णय लिया, शासनादेश जारी किया, तो समाजवादी पार्टी का क्या कर्तव्य बनता था? उसे खत्म नहीं करना चाहिए था, उसमें ओबीसी को ऐड कर देते। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो थी, बिल आया था एससी और एसटी के लिए, तो हमारे अंदर वो समझ होनी चाहिए थी कि मंडल कमीशन का दूसरा रिकमेंडेशन है पिछड़ों को पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसमें बिल में संशोधन बिल लाते आप और एससी एसटी के साथ ओबीसी को रखवा देते। लेकिन शैलेंद्र कुमार करके एक सांसद थे कौशाम्बी के, बिल को फड़वाया गया। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? अनिल यादव को नायक से खलनायक किसने बनाया? अनिल यादव जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था किया था। रंजना वाजपेयी और रेवती रमन सिंह के कान भरने के कारण जो है त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसका नुकसान हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे बड़े भाइयों का हुआ, यादव का हुआ, कुर्मी का हुआ, कुशवाहा का हुआ। इसके बाद लोहार पार, सोनार, मलाह, केवट, कुर्मी का, काची, जाट का, गुजर का, तेली का, तमोली का, चमार का, पासी, धरकार, बसफोर का हुआ नुकसान होता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिना देर किए त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो समाजवादी पार्टी तो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। तो आज ये पीडीएफ फार्मूला जो ईजाद किए हैं, मैं उत्तर प्रदेश में बता दे रहा हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को 2-3 सीट दे देना चाहिए। आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन नहीं करती है तो मेरी भविष्यवाणी नहीं, मैं सत्य बता दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 2 के अलावा तीसरी सीट कौन जीतेगी उस पर भी सोचना पड़ेगा। आज जो है आप देख लीजिए नगर निगम चुनाव का, लखनऊ में जहाँ कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया, 1,07,000 वोट जो है, तब भी तमाम भ्रम फैलाया गया कि जायसवाल जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, इनका हस्बैंड तो भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ घूम रहा। 1,07,000 वोट पाए कानपुर में और वाराणसी में जो है 1 लाख के आसपास मिला। झांसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर में कांग्रेस रनर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ओबीसी, एससी, एसटी के वर्ग के माइनॉरिटी वर्ग के लोग सकारात्मक सोच रख रहे हैं। अगर सद्बुद्धि आए जो धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय आधारित दल हैं कि उनका एक महागठबंधन बने, क्योंकि आज आवश्यकता है समय की कि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आरक्षण पर कुल्हाड़ी, आरएसएस की कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर जी, जयंत जी आदि हैं, और मैं तो चाहूँगा कि बहन जी को भी सद्बुद्धि आए कि इस गठबंधन की वो हिस्सेदार बने, क्योंकि आज समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, और दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। अभी तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से तय होगा। अच्छी बात है, 40 सीटें वहाँ हैं, हमारे यहाँ 80 सीटें, 120 सीटें, दोनों हिंदी पट्टी, काऊ बेल्ट जो कहा जाता है, सामाजिक न्याय की मजबूत भूमि कहा जाता है। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा किया जाना बहुत आवश्यक है। और 23 जून को जो पटना में जो सभी भाजपा गैर भाजपा दलों का समागम हो रहा है, वहाँ से अच्छे संदेश निकल करके जनता के बीच में जाएं, क्योंकि समय की मांग है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ें। और अलग अलग लड़ेंगे तो कांग्रेस का भी नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होगा। इसलिए अगर जिनकी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास हो, उसका रक्षा करना चाहते हैं, एकजुट होकर के दिल दिमाग को दुरुस्त करके जो है भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का, सत्ता से बेदखल करने का निर्णय। मेरा एक आखिरी सवाल कि हाल ही में अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, कांग्रेस ने वहां सरकार बनाया
और आपने तमाम सामाजिक न्याय के विषय पर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। यदि समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करती है कि सोशल जस्टिस को लेकर जो गलतियां हुई वो गलती नहीं करेंगे और पीडीए गठजोड़ के तहत यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आती हैं तो क्या एक सामाजिक न्याय का पिच तैयार होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा या एनडीए का? देखिए, बिल्कुल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम असली सामाजिक समीकरण की और सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति करते हैं, और देखिए वास्तव में उसमें सोशल इंजीनियरिंग दिखाई देती है। हम लोग महसूस करते हैं ना कि जो भारतीय जनता पार्टी में एक डीसीएम है केशव प्रसाद मौर्य, चंदा चोर, जो फर्जी रसीद से काट करके चंदा चोरी करने का काम किए, एक हमारा भाई है वह कफन चोर संजय निषाद, एक दूसरा और भी हमारा भाई है वो बरसाती मेढक जो पीला वाला टर टर बोलता है ना, तो पलटू राम। तो ये लोग जो हैं और ये पार्टियां जो हैं, जितनी भी जाति आधारित दल हैं, चाहे वो सुभाषपा है तो ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी सौदेबाज पार्टी है, उसी तरह से निषाद पार्टी हो, संजय निषाद एंड फैमिली की लूट टीम है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को आप देख लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी है, और ये जो है कि पिछड़े वर्ग के वोटों के बिखराव का काम करते हैं। इनका मकसद समाज को न्याय दिलाना नहीं है, समाज का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाना नहीं है, केवल राजनीतिक दलों से साठगांठ करके अटैची लेना और जो हिस्से में टिकट मिलता है उसको जो है करोड़ों करोड़ों में बेच करके जो है कि माल बटोरना इनका उद्देश्य है। और अब इन नेताओं को के चाल और चरित्र को जनता बखूबी समझ गई है, और निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हुआ तो सामाजिक न्याय की एक मजबूत पीच बनेगी। लोग कभी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के सक्रियता के बाद 2015 के बाद समाजवादी कांग्रेस पार्टी जो है एक नई कांग्रेस पार्टी बनी है जो सामाजिक न्याय की पिच पर बैटिंग करना चाहती है। वह जो है कि मनुस्मृति के विधान को नहीं मानने वाली है। और राहुल, आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी में कितना परिवर्तन है कि आज जिस कार्यालय में मैं बैठा हूँ, आज जाटव का बेटा जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा में जाटव का बेटा प्रदेश अध्यक्ष है, और सबसे बड़ा पद जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उससे पहले 2014 के चुनाव में जब वो जीते थे तो उन्हें लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। आप देख लीजिए कि यहाँ राजस्थान है बगल में आपका प्रदेश, वहाँ जाट बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पंजाब में जाइए, कंबोज पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारी बिरादरी के कोली बिरादरी कहा जाता है, ठाकुर कोली, जगदीश ठाकुर जी जो है गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो डी के शिव कुमार जी कर्नाटक के हैं। इसी तरह से चाहे महाराष्ट्र के जो है नाना पटोले हों, वह कुर्मी पिछड़ी जाति के हैं, मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष जो है कि पिछड़ी जाति के, आसाम के, उड़ीसा के पिछड़ी जाति के हैं, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और देख लीजिए कि 4 सूबों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो आज माली सैनी बिरादरी जैसा, जिसको कि मोस्ट बैकवर्ड की जाति कहा जाता है, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी बिरादरी के भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो भेड़ चराने वाले का बेटा सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है, या कांग्रेस पार्टी का जो है असली सोशल जस्टिस है। और कांग्रेस पार्टी अब जातिवाद से काफ़ी ऊपर उठ करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को के जो है हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को जो है हार्ड जो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से पटकनी दे करके मोदी को खदेड़ा किया जाएगा दिल्ली की कुर्सी से, और वहाँ पर सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और आज की डेट में राहुल गांधी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू पप्पू का करके उनको जो है नीचा दिखाने का काम करते थे, उन्होंने 3750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से
लाल चौक जम्मू कश्मीर तक की कड़ाके की ठंड में जो पदयात्रा किए, उससे राहुल गांधी जी एक देश के सच्चे जननायक के रूप में अपनी छवि को बनाने में सफल हुए हैं। और राहुल गांधी जी की छवि से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके उनकी संसद सदस्यता को ख़त्म करने काम किया, उनको 12 तुगलक लेन से बाहर करने का काम किया, संसद सदस्यता उनकी ख़त्म किया। तो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक से विदाई हो गई और उन्हें घर से बेघर कर दिया भारतीय जनता पार्टी। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो है कि दिल्ली की कुर्सी से बेदखल करके मोदी जी को जो है कि बेघर करने का काम किया जाएगा। चलिए, मेरा यह आखिरी सवाल था, लेकिन मैं एक सवाल और मन में आ गया, पूछ लेता हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा? देखिए, आज की डेट में सबसे बेहतर चेहरा जिसके चाल और चरित्र में सामाजिक न्याय उसके रग रग में बसा हुआ है, तो सबसे अगर बेहतर कोई अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार है आज की डेट में तो राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी के बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिनमें उनकी दादी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की छवि और प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, प्रियंका गांधी जी हैं। इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम लोगों को आसार भी दिखाई देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर अगर नाम लिया जाए तो जो है भूपेश बघेल जी, ओबीसी के एक अच्छे नेता हैं, ये भी प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उपयुक्त चेहरा है। अगर गैर कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार गैर पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आप देख लीजिए कि 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, 46 सीटों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर वैसी स्थिति आती है तो अगर सबसे बड़ा अगर हार्ड सोशल जस्टिस और हार्ड सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण पर चलने वाला अगर कोई चेहरा है, अगर लिंगुअल प्रॉब्लम ना हो तो एमके स्टालिन से बेहतर कोई चेहरा गैर कांग्रेस और गैर भाजपाई दलों में कोई नहीं है। इसको नकारा नहीं जा सकता। और उस तरह से तो भाई तमाम जगह से आवाज़ें उठती हैं, एक अनार 100 बीमार की बातें आती हैं। और मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी को, मैं पहले जब समाजवादी पार्टी में था, कि अखिलेश यादव अगर अपने ताकत को खुद नहीं पहचान रहे हैं, जिस तरह से वो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, जब जामवंत जी ख्याल रहाते थे हनुमान तेरे अंदर तो वो ताकत छिपी है कि तुम इस शिला को उखाड़ कर के फूल की तरफ फेंक सकते हो, इस विशाल पेड़ को जो है। अखिलेश जी से नाराजगी अधिक क्यों है? अखिलेश जी से देखिए, अखिलेश जी से नाराजगी नहीं है। अखिलेश जी का भी मैं बड़ा शुभेच्छु हुआ, और इसलिए शुभेच्छु नहीं हूँ क्योंकि मैं ओबीसी एससी का शुभेच्छु हूँ। तो मैं सोचता था कि अखिलेश यादव जी जो है कि एक पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और शायद उनको सद्बुद्धि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आ गई होगी। वह उनके अंदर वास्तव में चाल और चरित्र में पिछड़ा दलित वंचित समाज का दर्द छुपा होगा कि जब 2017 का चुनाव हारने के बाद 5 कालीदास मार्ग को 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया था। और कहे थे अखिलेश जी कि हम तो भाजपा वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मैं तो अपने को फॉरवर्ड समझता था, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि मैं बैकवर्ड हूँ। अब आप देख लीजिए कि पौराणिक कथाओं के आधार पर जिसके घर में दूध दही की नदियाँ बहती थी, उस जोगेश्वर श्री कृष्ण को जो है बेईमानों ने क्या कहा? माखन चोर। सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिया। और अखिलेश यादव, मैं तो कभी कभी अच्छाई तो कहने में गुरेज नहीं है कि अखिलेश यादव ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना लागू किया। जो बच्चे कभी लैपटॉप का सपना देखते थे, उन घरों में लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से हट करके शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना को इजाद किया। तमाम ऐसे जनहितकारी कार्य जो है कि किए। तो इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जब यह समय समय पर अपनी विचारधारा से भटक जाते हैं तो भाई भटके हुए नेता पर स्वाभाविक तौर पर की टिप्पणी करने को मजबूर होना पड़ता है। जब सूत्रवाद की राजनीति यहाँ शुरू हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ठंडक में गर्मी का एहसास हो रहा था। पूरी राजनीति में गर्माहट आ गई थी। और आप देखे होंगे कि लोग, जो यादव समाज का व्यक्ति अपने को वैदिक क्षत्रिय कहता था, वह कहता था गर्व से कहो
हम शूद्र हैं, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जाट हो, गुजर हो, निषाद हो, सारे लोग अपने को शूद्र कहने में सम्मान महसूस करते थे। लेकिन आते आते जब समाजवादी पार्टी के मिशन 2024 की शुरुआत नैमिषारण्य से करने का निर्णय लिया गया और हुआ 151 वेदी पर वहाँ हवन और पूजन होगा, साप्त हिंदुत्व का कार्ड खेला जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया ने कुछ टिप्पणी किया तो लखीमपुर खीरी से शुरुआत हुआ, लेकिन वहाँ पर जानते हैं देवकली के मंदिर में दर्शन और पूजन हुआ। अरे भाई, आस्था और विश्वास व्यक्ति का निजी मामला होता है। अब कोई यह जरूरी है कि हम प्रदर्शन करेंगे माथा रंग करके और हरे हरे राम हरे कृष्णा का, राधे कृष्णा का, राधे राधे का पट्टा डाल के, दुपट्टा डाल करके तभी हम हिंदू कहे जाएंगे क्या? राहुल गांधी जी ने नहीं साफ तौर पर कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कौन है भारतीय जनता पार्टी? कौन हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाली ये बेईमान है? जो अखिलेश यादव जी अपने पथ से भटक जाते हैं, यह ठीक नहीं है, यह जनता में गलत संदेश जाता है। यह खुल करके ठीक है, पूजा पाठ आप करिए, यह अंदर की बातें होती है, लेकिन प्रदर्शन करिए। हाँ, हनुमान जयंती पर बड़का मंगल बोला जाता है ना, बड़का मंडल पर इश्तिहार दे करके, अखबारों में समाचार दे करके आप पूरी और सब्जी बंटवाओ, लड्डू बंटवाओ, यह कौन सा तमाशा है भाई? आप क्यों नहीं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार ललई सिंह यादव जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के जयंती पर, पुण्यतिथि पर, माता दीन भंगी की पुण्यतिथि और जयंती पर आप पूरी पकवान बंटवाइए खूब, दलित की बस्ती में, पिछड़ों की बस्ती में, तब अच्छा संदेश जाएगा। ये नाटकबाजी, ये ढोंग और पाखंड से जो है अपनों को लटकाने का, झटकाने का, फटकाने का और गर्त में मिलाने का काम कोई अगर नेता करता है तो वह अक्षम्य है। इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसकी आलोचना नहीं, समालोचना तो की जा सकती है ना। और जो व्यक्ति कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर समालोचना के बदौलत अगर वह किसी को दुश्मन अपना मानता है, विरोधी मानता है, तो वह परिपक्व नेता नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। तो निंदक जो होता है सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर कोई समालोचना करता है तो उसे विरोधी मत मानो, उसे अपना सबसे बड़ा मित्र और शुभचिंतक मानो। तभी आप जो है उत्तम किस्म की राजनीति को बेहतर तरीके से आप धरातल पर उतार सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनका बेटा को कहते हैं हाई स्कूल फेल है। तेजस्वी प्रसाद यादव से भी बहुत नेताओं को सीखना चाहिए कि वह अकेले व्यक्ति जहां 40-40 हेलीकॉप्टर उतरते थे, भारतीय जनता पार्टी वालों का तमाम षड्यंत्र किया, नाटकबाजी किया, लेकिन अकेला हुआ लड़का अपनी पार्टी को जिंदा कर गया। बधाई का पात्र है कि नहीं? हाई स्कूल फेल है वो, उससे बढ़िया कोई बोलता है, बढ़िया कोई विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति है। तो जिसकी जो अच्छाई है, अच्छाई भाई तो बयां की जाएगी। और लालू प्रसाद यादव जी कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किए, जेल जाना कबूल किए, लेकिन सामाजिक न्याय की विचारधारा को छोड़ना, उन्होंने कहा मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन सामाजिक न्याय की विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह के संकल्पों के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और दोहरी राजनीति, ये एक तरफ हिंदू बनने का नाटक और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की वकालत करने का काम, यह दोनों एक साथ नहीं चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट कांग्रेस लीडर लोटनराम निषाद जी थे, इन्होंने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।